मर्डर के केस में एक लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उससे जब कोर्ट में पेश किया गया था तब उसे कहा गया था कि तुम अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो तुम अपने सबूत पेश करो। तो वह लड़का कहता है, मैं ना तो कोई सबूत पेश करना चाहता हूँ, ना तो कुछ कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपसे केवल 24 घंटे की मोहलत मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पत्नी है वह इसी के बगल वाले कोर्ट में जज है, यानी कि बगल वाले कोर्ट में जज है, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और अपनी पर्सनल और गुप्त बातें उनको बताना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ केवल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे पहले कि मुझे फांसी हो जाए मैं अपनी पत्नी से कोई गुप्त बात बताना चाहता हूँ, उसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी झारखंड जिले की है, जहाँ पर एक वीरू नाम का लड़का रहा करता था। अपने परिवार के साथ वह बहुत हँसी-खुशी के साथ रह रहा था। वह घर में माँ-बाप थे और वह जो पति-पत्नी थे, वह थे। पत्नी का नाम सुमन था और पति का नाम वीरू था। वह जो पत्नी होती है, वह बहुत पढ़ी-लिखी सुमन थी। उसकी पत्नी जो थी वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, हँसमुख थी, लेकिन फ्रेंड्स जो वीरू होता है वह बहुत ज़्यादा बाहर घूमता-फिरता नहीं है। उसको नशे नहीं थी, अपने ही परिवार में मगन रहता था। वह बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में नहीं रहा करता था। उसके दोस्त यह सारे चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वीरू बाहर क्यों नहीं निकलता है। जब से उसकी शादी हो चुकी है तो भी वीरू बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही नहीं अलग है, क्योंकि उसको बाहर घूमना-फिरना अच्छा नहीं लगता था। उसकी जो पत्नी थी वह शादी के बाद बहुत अच्छे से तैयारियां पढ़ाई का कर रही थी और घर के काम धाम भी करती थी। वह अफसर बनना चाहती थी। बीरू अपनी पत्नी के पढ़ाई में भी काम करता जो है योगदान देता था, उसके साथ काम भी करवाता था, बाहर का भी काम धाम करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस होते हैं, वह हमारी दुश्मन बन जाते हैं। कहते हैं कि दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दोस्त कभी दुश्मन बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बीरू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बीरू का विपरीत बुद्धि विनाश काले हो गया था। उसके दोस्त थे वह उसको अच्छे से उसकी आदत उसके राह को भटकाना चाहते थे। बीरू उसका रास्ता भटकाने वाले एक नहीं हजारों मिल गए थे, और भटकते हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग ही मिलते हैं। बीरू के जो दोस्त थे वह उसको एक दिन बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि दोस्त, जब तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम हम लोगों को भूल गए हो। चलो, अपनी शादी की पार्टी भी हमें नहीं दिया है, तो चलो हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, पार्टी दो। जो उसके दोस्त थे वह काफी बदतमीज थे और बिगड़ैल थे और इससे जलते थे। वह बात इसको पता नहीं था। जो उसके दोस्त थे यह सब देखकर जलते थे कि बीरू कैसे हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के आगे यह बहुत तेज निकलता जा रहा है, क्योंकि बीरू जो है वह अपनी पत्नी के दिमाग से अपना कारोबार करता था और वह दिन पर दिन इसकी वृद्धि और जो है प्रगति पे इसकी कमाई बढ़ती जाती थी। उसके दोस्त उसको जबरदस्ती होटल लेकर जाते हैं। बीरू कहता है कि ठीक है, चलो, मैं पीता तो नहीं हूँ और तुम लोग पीना, मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा और हाँ, कुछ खा लूंगा। तब बीरू को उसके दोस्त होटल लेकर जाते हैं। जब होटल जाता है तो उसके दोस्त क्या करते हैं कि जो कोका कोला होता है उसमें शराब मिलाकर बीरू को पिलाने लगते हैं। बीरू को थोड़ा सा अजीब लगता है। बीरू कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं जबरदस्ती उसको पिलाने लगते हैं। क्या तुम मर्द नहीं हो, तुम हिजड़े हो, तुम ये हो, तुम वो हो, उसको ताना दे दे के पिलाने लगते हैं। अब उसको डेली का वह नशा कराने लगते हैं। ऐसे ही जब 10 10 दिन, 10 से 20 दिन, तो बीरू जो है अब डायरेक्ट शराब पीने लगता है। 10-20 दिन के बाद उसको लत लग जाती है उस चीज को, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है। अब उसको मजा आने लगता है और जो उसके पैसे थे वह अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने लगता है, उसको खिलाने पिलाने में, और अपने काम धंधे में कम अपना दिमाग लगाता था। उनका मतलब था कि उनका जो खर्चा था अब यह उठाने लगता है, क्योंकि इसको भी अब लत लग चुकी थी। जो इसके दोस्त थे वह अच्छे संगत के नहीं थे, वह उसको अच्छे से बुरे बना दिए थे। जब यह दारू पी के घर पे आता था तो जो सामान होता था इसको, जो इसकी मैडम होती थी यानी कि जो सुमन होती थी, उसके साथ वह भला बुरा काम करता था, उसके साथ मार पिटाई करता था। लेकिन धीरे धीरे वह यह अपनी पत्नी के ऊपर भी जो है
दारूबाजी का नशा जो है नशे में मार पिटाई करने लगता है। वह बिगड़ चुका था। अब वह अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था और जो है डेली का डेली दारू पीकर आना, मार पिटाई करना, ये डेली का उसका काम हो चुका था। उसकी पत्नी बोलती थी कि तुम्हें जो करना है करो और मार पिटाई करने से अच्छा है कि उसको छोड़ दो, और सारा पैसा यह धीरे-धीरे अपना बर्बाद करने लगता है। एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि वीरू अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था होटल में, लेकिन वह जो वीरू के दोस्त थे वह इसको बर्बाद करना चाहते थे, उसे बिल्कुल तबाह करना चाहते थे। उन्होंने वहीं पर एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था और जो तमचा था यानी कि जो रिवॉल्वर था, वह वीरू के हाथ में पकड़ा दिए थे। वीरू नशे की हालत में बिल्कुल धुत था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके जो दोस्त थे वह लोग नशे में बिल्कुल भी नहीं थे और पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पर भेज दिया। वह वीरू को पता भी नहीं था कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया, क्या घटना किया है, और वीरू के हाथों में जो रिवॉल्वर था वह जो है पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस को फ़ोन भी उन्हीं लोगों ने कर दिया था। और जब पुलिस आती है तो पुलिस को लगता है कि गोली इसी ने मारी है। पुलिस को भी यह लोग गवाही दे देते हैं कि इसी ने गोली मारकर हत्या की है। तो और जो रिवॉल्वर होता है वह वीरू के हाथ से ही बरामद होता है और वीरू के हाथ का फिंगरप्रिंट भी जो है उन लोगों को मिल जाता है। उसके बाद पूरे सबूत के और पूरे गवाहों के आधार पर पुलिस ने 302 का मुकदमा दायर करके वीरू को जेल में डाल दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक बार इसकी इंक्वायरी अच्छे से कर लिया जाए, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। कभी-कभी पुलिस भी गलतियाँ कर जाती है। जब उसकी पत्नी ने उसे जेल में मिलने जाया करती थी और जो वीरू होता है वह बिल्कुल ही शर्मिंदा होता है और अपने पति से वह कहती है कि मैं तो पढ़ाई में लीन थी और इसने मेरी पूरी पढ़ाई को मिट्टी में मिला दिया। मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाई करती थी, मैंने इसको कितना बार मना किया कि तुम यह सब काम मत करो, मेरे सपनों को और मेरे अरमान को धूल में मत मिलाओ। जेल में सुमन जब भी मिलने जाती थी तो ये सारी बातें वीरू से कहती थी। वीरू से कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं समझी और जेल में अब पड़े रहो और पीते रहो शराब। मैं तुम्हें बार-बार समझाया कि तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो दुश्मन है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसकी पत्नी अगर कही कि अगर तुमने मेरी बात माननी होती तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। वह कहता है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो शराब के नशे में था, मैं कुछ नहीं जानता। तब उसकी पत्नी कहती है कि कानून की नजरों में तुम दोषी हो और तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, तो कत्ल तुमने ही किया है, हालांकि तुमने किया हो या ना किया हो, कानून तो वैसे भी अंधा होता है, उसे सबूत चाहिए। और जो उसकी पत्नी होती है वह उसको छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगती है, अपने मायके वालों से मदद लेती है, कुछ घर से मदद करती है और कई साल के बाद में तकरीबन 3 से 4 साल के बाद में अपने पति को जमानत करवा लेती है और जमानत पर उसको छुड़वा करके घर लेकर आती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसकी लत जो होती है उसकी आदत कभी छूटती नहीं है और जो उसके दोस्त होते हैं फिर से इसको धीरे-धीरे अपने में शामिल कर लेते हैं और दोस्तों के साथ यह फिर से दारू पीने लगता है और इधर-उधर घूमने लगता है। इसकी पत्नी इसको बार-बार समझाती है, लेकिन फिर भी यह नहीं मानता है। इसकी पत्नी इसको बताती भी है कि फिर दोबारा ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हारा नहीं साथ दूंगी। रात-रात भर घर से गायब रहता था, दोस्तों के साथ पैसे नहीं रहते थे तो यह चोरियां करने लगा था और दूसरों का सामान इधर से उधर से उठाने लगता है। इसका यह धंधा हो चुका था और उसका एक दोस्त जो था एक लड़की को एक दिन कहीं से अपहरण करके लाया था और जो वीरू था उसकी एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें उसको उसने डाल दिया था और उन सभी ने उस लड़की का रेप किया जो चारों दोस्त थे। और जो वीरू था वह वहां पर नहीं था, वह तो शराब के नशे में अलग था और गाड़ी की चाबी अपने दोस्त को दे दिया था। उस गाड़ी में वह नहीं था, वह अलग था। यह लोग बलात्कार करने के बाद उस लड़की का मर्डर भी कर दिया था और जो लाश होता है उस गाड़ी में से निकाल के और झाड़ी में फेंक दिया था और गाड़ी को झाड़ी के पास ले जाके लगा दिया था और पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस इसको ढूंढने लगती है कि एक लड़की की लाश जो है जंगल में पड़ी हुई है, मिली है, वह भी गाड़ी में है, पुलिस जो है गाड़ी के पास पहुंचती है और यह गाड़ी वीरू का होता है और वीरू को कस्टडी में लेकर के वह थाने लेकर चली जाती है, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी है तो तुमने ही ये सब हरकत किया होगा, इस लड़की का रेप किया है तुमने, रेप करने के बाद मर्डर भी तुम ही ने किया है। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दायर करती है, 302 का मुकदमा करके उसको जेल भेज देती है और राजनीतिक इसके ऊपर चलने लगता है। जो इसकी पत्नी है वह रोने लगती है कि यह व्यक्ति ऐसा है, मैंने
कितनी मेहनत करके इसको छुड़ा कर लाया था, बार-बार समझाया लेकिन इसको तो समझ में आता ही नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे दोस्त की संगत में मत पड़ो, छोड़ दो लेकिन यह नहीं छोड़ रहा था। अब तो इन्हें फांसी होनी ही है क्योंकि पहले मैंने अपने मायके वालों से मदद ली, घर वालों से मदद ली और बहुत प्रयास किया, तब कहीं जाकर के जमानत पर छुड़ाया था लेकिन दोबारा से फिर से यह मर्डर केस में बिल्कुल फँस चुके हैं और मैं अब इनकी मदद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यह जो इसकी आदत थी वह बिल्कुल जो है वह अंदर से टूट जाती है इसकी आदत से अंदर से और बेचारी वहाँ से अपने पति को छोड़ कर के अपने मायके चली जाती है, पति के घर को छोड़ कर के। पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे भविष्य में कुछ बनना है क्योंकि आप लोगों ने मेरे विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ में कर दिया जिसने हमारा जीवन नर्क बना दिया, हमारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दिया। सुमन की मदद उसके मायके वाले करते हैं, पापा-मम्मी करते हैं और पढ़ाई में उसका सहयोग करते हैं और पढ़ते-पढ़ते सुमन एक दिन इतनी बड़ी जज बन जाती है कि पूछिए मत, उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसी जिले में जिस जिले में इसका पति कैद था, जज के पद पर हो जाता है और इधर कई साल गुजरने के बाद में वीरू को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसकी आखिरी पेशी थी। पेश करने के बाद में वहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है कि नहीं कहना है, तुम्हें फांसी होने वाली है, वह कुछ पेश कर सकते हो, तुम सबूत के तौर पर अपने फांसी रुकवाने के लिए कुछ भी पेश कर सकते हो, तुम्हें इजाजत है क्योंकि अब जो है अपने कर्म जो तुम्हारे जो कर्म है कुछ ऐसे हैं जो आपको फांसी हुई है। आप बच नहीं सकते क्योंकि पहले का एक मुकदमा 302 का है, दूसरा मुकदमा फिर 302 का है, इसीलिए आपको फांसी जरूर होगी। अगर आप अपने बचाव में सबूत रखना चाहते हो तो आप पेश कीजिए, आपके बारे में भी सोचा जाएगा, आप निर्दोष है कि नहीं है। तब वह कहता है कि नहीं, हमें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं सफाई नहीं रखना है क्योंकि वीरू को पहले से ही पता चल गया था कि जेल में ही उसको पता था कि हमारी जो पत्नी है वह हमें छोड़ करके चली गई है मायके और वह इसी के निचले अदालत में जज बन चुकी है, इसकी पत्नी इससे मिलने भी नहीं अब आती थी, कुर्सी पर नियुक्त है। तब वह वीरू कहता है कि जो है पास वाले कोर्ट में ही मेरी पत्नी जज है, जज के तौर पर काम करती है, मैं अपनी पत्नी से थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूँ, बस इतनी मोहलत दे दीजिए। तब जो जज होता है कहता है ठीक है, यह आपको मोहलत दी जाएगी और आप इस बात पर विचार हम लोग करेंगे, हम लोग किया जाएगा और करेंगे। इसकी पत्नी है, कुछ अपने दिल की बात कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता हो, कुछ अंदर की बात, गुप्त बात बताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ या ये अपनी पत्नी को जो है इसकी पत्नी को बुलाया जाए। वीरू को एक मोहलत मिलता है और थोड़ी देर के लिए मोहलत मांगता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। तब उसकी पत्नी के पास जो है जज होता है, एक लेडीज को भेजता है, उसकी पत्नी के पास खबर पहुंचाई जाती है कि आपको जेल में जो है मिलने के लिए बुलाया जाता है और वो भी एकांत में जाकर के आपको मिलना है, वो भी अपने पति के साथ। यह आपका पति है। तब वह जो जज होती है वह सिविल कपड़ों में वह वीरू से मिलने के लिए जाती है। वीरू उन्हें देख करके रोने लगता है और कहने लगता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, वैसे तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानी थी लेकिन आज मेरी आखिरी दिन है, कल फांसी हो जाएगी, शायद मुझे कल फांसी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने आपको मिलने के लिए जज साहब से प्रार्थना की है और आपको बुलाया है। मैंने आपकी बात न मान करके बहुत जो है बुरा किया। वह बात आप तब उसकी पत्नी कहती है कि वह बात आप रखिए। जो जज होती है वह उसकी पत्नी कहती है कि मुझे इधर उधर की बात में मत फंसाइए, आप बात जो कहना चाहते हैं वह कहिए क्योंकि हमने आपको समझाया तो बहुत था, बार बार समझाया था लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी थी। दारू की लत आपको ऐसे लग चुकी थी, दारू की लत अच्छे शरीफ व्यक्ति से तुमको जो है बिगाड़ चुकी थी। जब तुम बीड़ी गुटखा तक नहीं खाते पीते थे और तुम्हें जब लत लगी, ऐसे लोगों की संगत तुमने पकड़ ली कि तुम्हारे जीवन और लोगों ने नर्क बना दिया और तुमने हमारे अच्छा खासा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बीरू हाथ जोड़ करके रोने लगता है और कहने लगता है मानता हूँ कि हाँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी लेकिन आज मेरी आखिरी दिन हो सकता है, कल मुझे फांसी हो जाएगी लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैं ना तो पहला मर्डर किया था, ना ही मर्डर मैंने दूसरा किया था। मैंने जो है दारू के नशे में था, दोस्तों के साथ जरूर था और अपने दोस्तों के साथ मैं वहां पे था, मुझसे जो है उन लोगों ने बदला लिया, मैंने कोई रेप नहीं किया है। यह बात मुझसे समझ में नहीं आई, सब मेरा बर्बाद कर दिया। मुझे करना चाह रहे थे। पहले जो मर्डर हुआ था उस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप कुछ जानकारी निकाल सकती हैं तो आप सबके फोन नंबर जो है डिटेल उसका निकलवाइए, उसकी कॉल डिटेल निकाल करके
पूरी इंक्वायरी जांच बिठा करके सीबीआई जांच बिठा करके अब पूरी जानकारी निकाल सकती हैं और पता निकलवाइए आखिर मर्डर किसने किया है, जो है बलात्कार किसने किया है। मैं मरने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त थे उसमें से किसने मुझे धोखा दिया है। मैं मुझे फांसी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं यह जान करके मरना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है जो कि आप पूरा कर सकते हैं। सुमन जो होती है वह उन्होंने बीरू की सारी बातें रिकॉर्ड की और उसको विश्वास दिलाया कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। हालांकि तुमने हमें कई अपनी नजरों में इज्जत नहीं दिया है, ना तो मुझे कभी समझा है, हमें कभी भी खुश नहीं रखा है और ना तो रहने दिया है, हमेशा दुखी रखा है, परेशान किया है। लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगी। पहले मैं तुम्हारी इंक्वायरी बैठाती हूँ। उन्होंने जाकर के तत्काल में बीरू का केस जो कोर्ट में चल रहा था उस जज के लिए वह रिकॉर्डिंग जो है सारी सुनाती हैं। इंक्वायरी यानी कि जांच के लिए आदेश दिया जाता है, सीबीआई जांच कराई जाए और हकीकत में पता लगाया जाए कि उस लड़की का मर्डर किसने किया है, किसी और किसने उसका रेप किया है, पहले जो मर्डर हुआ था वह मर्डर किसने किया था। कॉल डिटेल निकाली जाए, तत्काल कॉल रिकॉर्डिंग को निकाला जाए और किसने किसको फोन किया था। यह सारी जांच में जो है पक्का सबूत आया कि जो कत्ल दो हुए हैं, लड़की का जो मर्डर हुआ था वह बीरू ने नहीं किया था। उससे पहले जो तमचे पर उसके दोस्तों के फिंगर निशान पाए गए थे और लड़की के तन पर जो भी फिंगर निशान पाए गए थे और जो बलात्कार हुआ था रिपोर्ट में आया हुआ, उसके दोस्तों ने पैसे जो है खिला के, हालांकि उसके जो दोस्त थे उसने इस सारी रिपोर्ट को पैसे के दम पर दबा दिए गए थे, क्योंकि जो दूसरा कत्ल हुआ था उसमें इसकी पत्नी साथ छोड़ करके यहाँ से चली गई थी गुस्से में और इसका कोई भी साथ नहीं दिया था। इसीलिए इन लोगों को और भी छूट मिल गया था। और जब तारीख हाथ पर बीरू को पेश किया गया था तब बीरू को पेश किया गया और उसके जो चारों साथी थे उनको भी पेश किया जाता है। उसके जो साथी थे उनमें से 4 साथी मुजरिम पाए गए। उन चारों को जब पुलिस रिमांड पर लेती है तो चारों के चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। उनको जब गुनाह कबूल कर लेते हैं तो तत्काल उन पर जो बीरू पर धाराएं लगाई गई थी वह सारी धाराएं उन लोगों पर लगाई गई थी। बीरू से वह बदला लेने के भावना में ये सारे चीजें उन्होंने किया था, ये सारे जुल्म उन्होंने जज के सामने, उसकी पत्नी के सामने कबूल किए और इसको फंसाया था। आज वह सच्चाई सामने आ गई थी। शायद सच्चाई पहले भी सामने आ जाती तब इसकी पत्नी के पास पैसे होते और इसकी पत्नी इसका साथ देती। हालांकि बीरू ने बहुत गलत काम किया था, जो उसने नशे में आकर के अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता था। उसके बाद बीरू को जो है बाइज्जत वहां से बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और बीरू बाहर आता है और अपनी पत्नी के पैरों में गिर के सबके सामने माफी मांगने लगता है कि मैं ऐसा गलती अब दोबारा नहीं करूंगा, मुझे अपना लो। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगी, लेकिन फिर भी वह बार बार अपनी पत्नी से माफिया मांगता है और जब भी उसके सामने जाता है तो माफिया ही मांगता है और अपने पत्नी के पति के वह उसकी जो पत्नी थी वह अपने पति को अपनाती है और साथ में रहने लगती है। कभी कभी खतरनाक जो है दोस्ती यारी भी खतरनाक हो जाता है। कभी कभी दोस्त अपने नहीं होते हैं। अगर आपकी तरक्की होती है तो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि आपकी तरक्की की राह में जलने लगते हैं, रोड़ा पैदा करने लगते हैं। तो यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि दोस्ती करिए लेकिन लिमिट में हर एक काम करिए। लिमिट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यही हालत होगा जो बीरू के साथ हुआ था। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद और चैनल लाइक जरूर